हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत है इसके बारे में राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीग ऑफ नेशन। क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशंस, मतलब कई देशों का एक संगठन है ये। राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में तो शुरुआत जो है इसकी हुई थी वर्साई की संधि से। वर्साई की संधि जो 28 जून 1919 को हुआ था, उसी संधि से इसकी नींव रखी गई थी। क्यों रखी गई थी? तो उन देशों का मानना था कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो आने वाले समय में युद्धों को रोक सके, हथियारों के निर्माण को कम कर सके। जो उद्देश्य उसमें देखो आप लोग, इसके बारे में वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग के साथ शांति और सुरक्षा स्थापित कर सके, हथियारों के निर्माण को कम कर सके। यदि मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध की परिस्थिति बन भी जाती है तो उसको जो है वो समझौते, विचार विमर्श, आपस में बैठकर बातचीत करके या किसी अन्य सदस्य देश के सहयोग से चर्चा करके हल करें, न कि युद्ध के द्वारा। और यदि कोई भी देश तब भी आक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करे। आर्थिक मतलब व्यापार प्रतिबंध लगा दे, सेना के माध्यम से उस देश को जो है कमज़ोर करने का प्रयास करे। और उसके अलावा जो है उसका उद्देश्य था उन देशों में जो श्रमिक रह रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन फैक्ट्रियों के श्रमिकों के स्थिति में सुधार लाया जाए। क्या सुधार लाया जाए? जो 15-15 घंटे काम करने पड़ते हैं उनको, उसको कम किया जा सके, या उनकी आमदनी में थोड़ी सी वृद्धि की जा सके, या उनको खाने पीने की सुविधा, बैठने उठने की सुविधा, इलाज की सुविधा, ये सब की व्यवस्था किया जाए। तो ये राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब आने वाले समय में युद्ध न हो। अब देखो राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में यहाँ पर वर्णन उसके बारे में है। राष्ट्र संघ की स्थापना, उसमें क्या लिखा है? पेरिस के शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने का कार्य राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ये कहाँ का राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय के। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के सभापतित्व में, मतलब प्रमुख अध्यक्ष के रूप में वो शामिल थे। और उनके साथ प्रमुख जो 19 देश थे, 19 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में जो है ये विचार तय किया कि एक संगठन तैयार होना चाहिए। अंतिम रूप कब दिया गया? इसको स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक शहर में हुई थी। उसके सदस्य प्रारंभ में थे 42 सदस्य थे, जो धीरे धीरे बढ़कर 60 तक पहुंच गए। धीरे धीरे बढ़ कितने तक पहुंच गए? तो 60 तक पहुंच गए। और लेकिन बाद में फिर कुछ सदस्य देश जो है इसकी संख्या घटती गई। तो ये उसका है राष्ट्र संघ के बारे में। अभी शुरू होता है, ये है उसका राष्ट्र संघ के बारे में। अब अगला है उसके बाद जो है राष्ट्र संघ की सफलताएं। तो देखो राष्ट्र संघ के जो है प्रमुख अंग में असेंबली था, साधारण सभा, जिसमें प्रत्येक देश के सदस्य भाग लेते थे। उसके अलावा एक परिषद था, परिषद जो है उसको था सचिवालय था, जैसे आज के संयुक्त राष्ट्र संघ में उस प्रकार से था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी था, जैसे आज का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के एक शहर में है, ठीक वैसे वहाँ पर भी नीदरलैंड के एक शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। और उसके अलावा था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। क्या क्या सफलताएं प्राप्त की? तो देखिए यहाँ पर आपके बुक में जो है यहाँ पर आएंगे तो देखो इसमें राष्ट्र संघ के कार्य एवं सफलताएं दिया है। आप अपने बुक में 39 पृष्ठ मत ढूंढेंगे ना, क्योंकि 39 पृष्ठ आप अपने बुक में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये दूसरे बुक का है जिसमें 39 पृष्ठ में है। आपके बुक में बस 60 में आपके 98 पेज नंबर 98 में इसका वर्णन है, वो भी थोड़े से रूप में ही है। तो इसके जो है प्रमुख विशेषताएं और उसका जो सफलताएं क्या क्या थी, तो देखो इसको तो प्रमुख जो सफलता थी, मैंने प्रमुख कार्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत सारी सफलताएं इसको प्राप्त हुई। जिसमें मानवीय सफलताएं कौन कौन सी है? तो स्त्रियों और बच्चों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अफीम आदि के व्यापार जो है, मतलब कि मादक पदार्थ हैं, इनके व्यापार को रोकने का प्रयास किया गया। मजदूरों की स्थिति में सुधार भी किया गया। 26 राष्ट्रों के जो युद्ध बंदी थे, जैसे हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध में कि किस किस देश के कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल हुए, कितने बंदी बनाए गए। तो वो जो युद्ध बंदी थे प्रमुख प्रमुख देशों के, उन बंदियों को आपस में अदला बदली या उन देशों को वापस सौंपने का कार्य, ये सब किया गया था राष्ट्र संघ के द्वारा।
उसके अलावा कुछ घातक बीमारियां जैसे टाइफाइड है, हैजा, चेचक, मलेरिया, इनको रोकने के भी कई उपाय किए गए राष्ट्रसंघ के द्वारा। जो उपाय आज संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है वही उपाय उस समय राष्ट्रसंघ के द्वारा किया जाता था। उसके अलावा जो देशों का बहुत सारा विनाश हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, प्रमुख रूप से जो विजयी देश थे, उनके पुनर्निर्माण मतलब फिर से उन देशों के शहरों को बसाने और आदि विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके अलावा शांति संधि जो भी तय किए गए थे, वर्साय की संधि और न्यू दिल्ली की संधि और कई संधियां जो प्रमुख रूप से 5 या 6 संधि हुई थी, इन संधियों को पूर्ण रूप से लागू करने का कार्य भी वर्साय की संधि के अलावा अन्य संधियों को लागू करने का कार्य भी राष्ट्रसंघ के द्वारा किया गया था। तो ये प्रमुख प्रमुख जो है उसकी मानवीय सफलताएं थी। हालांकि इसमें जो है एक चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये शांति संधियों को लागू करवाना, इसमें केवल विजयी देशों को फायदा था, हारे हुए देशों का केवल नुकसान था। अन्य विवाद कौन कौन से सुलझाए गए? तो पहला ऑलैंड विवाद था। ऑलैंड एक शहर के बारे में, एक द्वीप है। फिनलैंड और स्वीडन के मध्य ये विवाद था। वास्तव में हुआ क्या कि जब वर्साय की संधि हुई तो इस द्वीप को फिनलैंड को दिया गया था, लेकिन यहाँ पर स्वीडन के स्वीडिश जाति के लोग अधिक रहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ऑलैंड द्वीप स्वीडन में मिल जाए। लेकिन बाद में जब राष्ट्रसंघ में ये बात आई तो राष्ट्रसंघ ने दोनों पक्षों का चर्चा किया और चर्चा करने के बाद में यह तय किया कि यह द्वीप फिनलैंड को ही मिलना चाहिए, स्वीडन को मिलने का अधिकार इस पर नहीं है। उसने शर्त रखी कि वहाँ के लोगों को समानता के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। दूसरा सफलता है पोलैंड और जर्मनी के मध्य जो विवाद हुआ था, साइलेसिया का विवाद। किसका विवाद? साइलेसिया का। यहाँ पर हुआ क्या था, पोलैंड के साथ जो है फ्रांस हो गया था और जर्मनी के साथ ब्रिटेन। मतलब जो दो ताकतवर देश यूरोप के थे, यूरोप के दो ताकतवर देश वो एक एक पक्ष में थे। तो यहाँ पर ये विवाद और बढ़ रहा था, क्योंकि जब ताकतवर देश बीच में आ जाते हैं तो विवाद का बढ़ना तय होता है। तो इसको जो है फिर राष्ट्रसंघ में फिर इस समस्या को सुलझाया गया और आपसी चर्चा करके इस विवाद का हल निकाला गया। वैसे ही अल्बानिया का विवाद था, हंगरी और रोमानिया का विवाद, यूनान बल्गारिया का विवाद, ब्रिटेन फ्रांस के बीच का जो विवाद है, इन सब विवादों को जो है राष्ट्रसंघ सुलझाने में सब सक्षम रहा। उसके अलावा जो है अब राष्ट्रसंघ की असफलता के वो जो सफलताएं हैं उसके बाद क्या क्या असफलताएं हैं। तो वैसे तो ये कुछ कुछ विवादों को सुलझाने में सक्षम रहा, लेकिन युद्धों को रोकने में वो असक्षम रहा। जैसे देखो असफलता में पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, असफलता के कारण क्या क्या है। तो यहाँ पर असफलता के कारण में क्या है, असफलता के कारण में यहाँ पर क्या क्या है। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका का असहयोग। अमेरिका जो है इसको सहयोग नहीं किया। क्यों सहयोग नहीं किया? तो वास्तव में हुआ यह था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य बनने के लिए अपने देश के जो संसद है वहां पर संसद की स्वीकृति लेनी अनिवार्य थी। अब राष्ट्रसंघ का जो गठन हो गया और अधिकतर देश इसमें शामिल हुए, तो अमेरिका का जो संसद है, संसद के दो अंग हैं, एक कांग्रेस और दूसरा सीनेट। तो वहां पर यहाँ पर राष्ट्रसंघ में शामिल होने का जो बिल था या विधेयक था, ये वहां पर पास नहीं हुआ। और इन सब कारण से अमेरिका, जिसका जो जन्मदाता है, वो उसका सदस्य नहीं बन पाया। मतलब राष्ट्रसंघ का निर्माण करने में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वही उसका सदस्य नहीं बना। अब अमेरिका एक बहुत बड़ी महा आर्थिक शक्ति बन चुका था, तो यदि कोई देश पर राष्ट्रसंघ प्रतिबंध लगाता था तो वो अमेरिका से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर लेता था। और इस प्रकार से जो है अमेरिका के असहयोग के कारण से, अर्थात अमेरिका का सहयोग नहीं मिलने के कारण से, जो राष्ट्रसंघ है वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। दूसरा, राष्ट्रसंघ का सार्वभौमिक न होना। सार्वभौमिक मतलब देखो, जैसे इससे पहले वाले हमने पृष्ठ में पढ़ा था कि राष्ट्रसंघ के सदस्यों संख्या कितनी थी, राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, राष्ट्रसंघ के सदस्य संख्या कितनी थी, तो 42 थे। धीरे धीरे वो 60 में पहुंचा। तो 60 में पहुंचने के बाद पूरा विश्व में केवल 60 या 42 देश थे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। मतलब बहुत सारे देश ऐसे थे जो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ही नहीं। अब कोई देश उसका सदस्य है नहीं तो क्या उसके नियमों को मानने के लिए विवश होगा? नहीं होगा।
तो इस प्रकार से राष्ट्रसंघ का सार्वभौमिक अर्थात संपूर्ण विश्व के साथ उसकी सदस्यता न होने के कारण से यह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया। यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसको देख सकते हैं कि शुरुआत में रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की इनको सदस्य नहीं बनाया गया था और फिर बाद में जब समस्या आई तो जापान, जर्मनी, इटली ये सदस्यता छोड़ दिए। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रसंघ के संविधान की दुर्बलता। संविधान मतलब जो नियम बनाए गए थे ये उतने मजबूत नहीं थे। किस प्रकार से? जैसे आज का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अपने नियमों को मनाने के लिए उन देशों को विवश कर सकता है, लेकिन राष्ट्रसंघ के पास इस तरह की शक्तियां नहीं थी कि जितने सदस्य देश हैं वो उसके नियमों को मानने के लिए मजबूर हो जाएं। होता क्या था कि यदि कोई देशों पर नियम लागू किए जाते थे तो वो पहले तो मानने से इनकार कर देता था और जब उस पर कोई दबाव बनाने का प्रयास किया जाता था तो फिर संघ का सदस्यता त्याग देता था और त्याग देने के बाद तो उसका कुछ नहीं कह सकता ना। चौथा पॉइंट है राष्ट्रसंघ का वर्साय की संधि से जुड़ा होना। वर्साय की संधि की जब चर्चा हुई तो उसमें अधिकतर बार ये आया है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किया जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाएगा, अर्थात उसका एक नींव जो है वो एक देश को चूसने और उसको तबाह करने से शुरुआत होता है। वर्साय की संधि जिसको हमने कुछ एक दो दिन पहले पढ़ा भी था, जिसमें हमने जाना था कि किस तरीके से जर्मनी को उसमें तबाह किया गया था, उस पर विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए थे, लगाए गए थे और जितने स्वतंत्र देश थे उन्होंने किसी प्रकार से अपने ऊपर कोई नियम नहीं लगाया। तो एक विवादित संधि से जुड़े होने के कारण से कई जो देश थे जो इस विवादित संधि को विरोध करते थे वे भी राष्ट्रसंघ का विरोध करने लगे थे। नॉर्मन बेंटाविच जो थे वो कहते थे कि राष्ट्रसंघ एक बदनाम माता की तिरस्कृत पुत्री है। राष्ट्रसंघ एक बदनाम माता है क्या है? तो तिरस्कृत पुत्री, मतलब माँ भी बदनाम थी और उसके पुत्री को भी उतना महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद देखो पांचवा पॉइंट, राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों का परस्पर विरोधी नीतियाँ। परस्पर विरोधी नीतियाँ मतलब जैसे देखो उसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, सोवियत रूस है, इन सब की नीतियाँ अलग अलग हैं। किस प्रकार से? फ्रांस तो जो है वर्साय की संधि को पूरी तरह से लागू करने के पक्ष में है। जर्मनी जो है नहीं चाहता कि वर्साय की संधि लागू हो क्योंकि नुकसान केवल उसका ही है। दूसरा ब्रिटेन जो है एक पूंजीवादी देश है जो व्यापार के द्वारा अपने देश का विकास करना चाहता है, बहुत सारा व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है, अर्थात वो लोगों की समानता से ज़्यादा पूंजी पर ध्यान देता है। जबकि वहीं पर रूस एक ऐसा देश है जो साम्यवादी देश है। साम्यवादी मतलब जहाँ समानता पर आधारित देश, जहाँ पर पूंजीवाद का विरोध होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारधारा के लोग और वे अपने मनमर्जी से वहाँ पर कार्य करते थे। और अमेरिका है जो विश्व का ताकतवर देश था, राष्ट्रसंघ बनाया और खुद सदस्य नहीं बना। तो इस प्रकार से अलग अलग विरोधी विचारधारा वाले लोग देशों के कारण से राष्ट्रसंघ अपने जो है कार्यों पे सफल नहीं हो सका। छठवां पॉइंट है निशस्त्रीकरण के प्रयासों की विफलता। निशस्त्रीकरण मतलब होता है घातक हथियारों के निर्माण पर रोक। तो किस प्रकार से विफल रहा? तो देखो जो वर्साय की संधि थी उसमें केवल और केवल हारे हुए देशों का निशस्त्रीकरण किया गया था, जीते हुए देशों का कोई निशस्त्रीकरण नहीं हुआ था। जैसे अमेरिका है, रूस है, उसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जापान है, ये तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के नए नए हथियार बनाते रहे ना, इनको कोई रोकने का प्रयास नहीं किया गया। केवल रोकने का प्रयास किनको किया गया था? तो वे जो 4-5 देश थे जो हारे थे, प्रमुख रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और ये 4 देश प्रमुख रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, इन पर ही ये प्रतिबंध लगाए गए थे। जबकि इटली हो गया, रूस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये तो बेतहाशा हथियारों का निर्माण कर रहे थे और जिनको रोकने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और इन सब के कारण से जब 1935 में जर्मनी में एक तानाशाह एडोल्फ हिटलर का वहाँ पर उदय हुआ तो उन्होंने भी वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया और सन 1935 से उन्होंने विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया और जो सैन्य संख्या तय की गई थी 1 लाख फिक्स, उसको भी उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। और सातवां इसका कारण है वो आर्थिक मंदी।
वैसे आर्थिक मंदी के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे कि एक परिस्थिति ऐसी आती है जब प्रत्येक उद्योग जो है लाभ को बढ़ाने के लिए उत्पादन को कई गुना बढ़ा देता है। क्यों? अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। लेकिन देश में या विश्व में उनकी वो वस्तुएं नहीं बिकने के कारण से वो जो है गोदामों में माल का ढेर लगना शुरू हो जाता है और एक परिस्थिति ऐसी आती है कि उन उद्योगों को अपने उत्पादन को बंद करना पड़ता है। अब उद्योगों द्वारा उत्पादन जब बंद किया जाता है तो उसके कारण से मजदूर और कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाती है, कच्चे माल की खरीदी रुक जाती है और इसका एक ऐसा कुचक्र बनता है कि देश में लोगों के हाथों में वह मुद्रा नहीं होती, क्रय करने के लिए क्रय शक्ति घट जाती है और उद्योगों से बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। तो यह परिस्थिति जो है आर्थिक मंदी की तरह उत्पन्न होती है। यह आर्थिक मंदी विश्व में 1929 से आरंभ हुआ था और यह था अमेरिका से शुरू हुआ था। तो इस आर्थिक मंदी के कारण से बहुत सारे देश वे अपने अपने देश को इस मंदी की चपेट से बचाने के लिए उन्होंने कई संरक्षणवादी नीतियां बनाना शुरू कर दिया था, जैसे आर्थिक प्रतिबंध लगाना, वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा देना जिससे देश की वस्तुओं का संरक्षण हो सके, विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर अधिक मात्रा में सीमा कर लगा देना, तट कर लगा देना, ये सब करना। इन सब से जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बल नहीं मिला। जो विश्व सहयोग की बात आती थी वहाँ पर विश्व सहयोग समाप्त हो गया और प्रत्येक देश अपने अपने देश की उन्नति पर ही ध्यान देने लगे और इन सब के कारण से जो है राष्ट्रसंघ क्या हो गया तो असफल हो गया। तो इसका जो असफलता मतलब की स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को और इसकी समाप्ति कब मानी जाती है? तो समाप्ति मानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध जिस दिन आरंभ हुआ उस दिन। किस दिन समाप्ति मानी जाती है? तो जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ उस दिन राष्ट्रसंघ को समाप्त माना जाता है, अर्थात 1 सितंबर 1939 को। तो आज के लिए राष्ट्रसंघ की इतनी ही। आगे अगले दिन हम लोग इसके आगे को पढ़ेंगे, अर्थात ये पहला पार्ट इतने में कंप्लीट है। पहला पार्ट मतलब प्रथम विश्व युद्ध वाली पार्ट इतने में ये पूर्ण होता है आज।